एनसीबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 50 मिलियन लोग इस मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, जिनमें से 10 मिलियन लोग सिर्फ भारतवर्ष में हैं। है ना ये अलार्मिंग सिचुएशन? जी हां, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एनएलपी कोच हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिर्गी यानी एपिलेप्सी के बारे में। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मिर्गी क्या है, क्यों होती है और किस तरह से हम इसे नेचुरली हील कर सकते हैं। मिर्गी यानी एपिलेप्सी, या इसको हम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं, और ये मस्तिष्क में आई किसी भी इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंसेस के कारण हो सकती है। जब ये किसी को होती है तो व्यक्ति को दौरे आ सकते हैं, जिसे हम सीजर्स भी कहते हैं। महिलाओं और पुरुषों में इसके होने की संभावनाएं लगभग बराबर है और किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये अपना शिकार बना सकती है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार सही इलाज होने से 70% व्यक्तियों को दाराव पड़ने से रोका जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं मिर्गी क्या है। जब मस्तिष्क के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस अननेचुरल तरीके से काम करने शुरू हो जाते हैं और ये इतने एबनॉर्मल तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स बिहेव करना शुरू करते हैं कि उसकी परिस्थिति के कारण व्यक्ति को दौरे, फिट्स या सीजर्स आने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक बार सीजर्स या दौरे पड़ जाते हैं तो इसको हम मिर्गी या एपिलेप्सी कह सकते हैं। ये दौरे अलग अलग तरह के हो सकते हैं और ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस वजह से शुरू हुए हैं। आमतौर पर ये दौरे 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक के होते हैं, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को ये दौरे 5 मिनट तक भी आ सकते हैं, जो बेहद खतरनाक होते हैं। मिर्गी यानी एपिलेप्सी 2 प्रकार की होती है, इडियोपैथिक और क्रिप्टोजेनिक। जहां इडियोपैथिक में ये जरूरी नहीं कि इसके पीछे कोई विशेष कारण हो, वहीं क्रिप्टोजेनिक में निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण होता है, वो अलग बात है कि वो अज्ञात हो। चलिए अब हम बात करते हैं एपिलेप्सी के लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में। जब एपिलेप्सी के दौरे आते हैं उस समय पे व्यक्ति बहुत ज्यादा डर में रहने लग जाता है, चिंतित रहने लगता है। उसको लगता है कहीं भी वो बाहर जाएगा तो उसको वहां पर दौरे आ सकते हैं। इसकी वजह से हमेशा उसके दिमाग में एक चिंता बनी रहती है। वो अपने आप को हमेशा बीमार महसूस करने लग जाता है, उसको एकदम से चक्कर आने लग जाते हैं, यहां तक कि उसको देखने में भी कठिनाई आने लग जाती है। हाथ और पैर पूरी तरीके से जकड़ जाते हैं, मांसपेशियां पूरी तरीके से कठोर और स्टिफ हो जाती हैं और उनमें अकड़न आने लग जाती है। इसकी वजह से हाथ और पैर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते। मुंह में से झाग या फेन निकलने लग जाते हैं। स्वाद में अचानक बदलाव आने लग जाता है और व्यक्ति कई बार दांत पीसने लग जाता है और कभी कभी जीभ को काट लेता है। ऐसी स्थिति में आंखें बहुत तेजी से घूमने लगती हैं चारों तरफ और व्यक्ति बड़ी अजीब सी आवाज में बात करने लग जाता है। अगर ऐसी कोई भी स्थिति है तो ये मिर्गी का दौरा हो सकता है। यहां एक बात ध्यान देने की है, कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह की हमारे समाज में कुरीतियां हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर ऐसा प्रचलन है कि मुंह में कोई चमड़ा डाल दो या कोई चप्पल डाल दो या मुंह को किसी तरीके से ब्लॉक कर दो, लोग चारों तरफ भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। ये सब गलत है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सामान्य रूप से छोड़ देना चाहिए, उसके आसपास भीड़ नहीं लगानी चाहिए ताकि उसको फ्रेश ऑक्सीजन मिल पाए, वो अपने आप को रिकवर कर पाए, और उसके मुंह में किसी भी तरह की कड़क चीज़ नहीं डालनी चाहिए या ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। जब आप उसको नेचुरली छोड़ेंगे तो अपने आप रिकवर करने लग जाएगा।
जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके न्यूरोट्रांसमीटर पूरी तरीके से एबनॉर्मली बिहेव करने लग जाते हैं, इस हद तक कि नर्वस सिस्टम प्रभावित होने लग जाए, वो अपनी सूचनाओं को शरीर के अलग अलग हिस्सों में सही तरीके से ना पहुंचा सके, तो इसके कारण व्यक्ति को दौरे आ सकते हैं। इन दौरों के कारण ही कई बार व्यक्ति को मिर्गी या एपिलेप्सी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी तरह के सीजर्स, सभी तरह के दौरे मिर्गी ही हों। अब चलिए बात करते हैं कुछ कारणों के बारे में, किन कारणों से ये मिर्गी या एपिलेप्सी हो सकती है। जब किसी व्यक्ति को मेनिंजाइटिस की वजह से बुखार होता है, कोई व्यक्ति बहुत समय से ठीक से सो नहीं पाया है और उसको नींद की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसे हम इंसोम्निया भी कहते हैं, उसकी वजह से भी किसी को मिर्गी का दौरा आ सकता है। जिन लोगों को नींद की बहुत समस्या है, बहुत समय से वो ठीक ढंग से सो नहीं पाए हैं और नींद की परेशानी से ग्रसित हैं, उनके लिए एक विशेष वीडियो हमने इंसोम्निया हाउ टू हील विदाउट मेडिसिन नेचुरली ये एक बनाया है। आप उस वीडियो को इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर शरीर में सोडियम की कमी आ जाए या वो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का सेवन करने लग जाए, इसकी वजह से भी व्यक्ति को किसी तरह का दौरा पड़ सकता है। जब किसी व्यक्ति को मस्तिष्क का आघात होता है, यानी कि ब्रेन हैमरेज, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है या ब्रेन में कोई ट्यूमर होता है, उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। हाँ, एक चीज़ और जानने की है कि जब कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा ड्रग्स का सेवन करता है, नशीले या विषैले पदार्थों का सेवन करता है या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का उपयोग करता है, उनके अंदर इसकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अब बात करते हैं कि इस बीमारी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। यूँ तो भारतवर्ष में बहुत तरह के सुपरस्टिशंस हैं, टोने टोटके किए जाते हैं, झाड़ फूक किया जाता है, लेकिन हमारा हमेशा ये सजेशन है कि डॉक्टर्स को तुरंत कंसल्ट किया जाना चाहिए। अगर किसी भी तरह के दौरे आए हैं तो इनमें डॉक्टर्स एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, जिन्हें बहुत कारगर माना गया है। इनकी क्वांटिटी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा की जा सकती है, लेकिन यहीं अगर ब्रेन हैमरेज होने के कारण या अत्यधिक ब्लीडिंग होने के कारण किसी को दौरे आए हैं तो वहाँ पर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स को पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है। एक्यूट केसेस में वेगल नर्व सिमुलेटर नाम का एक आर्टिफिशियल अप्लायंस फिट किया जाता है, जो कि बिल्कुल पेसमेकर की तरह काम करता है। जिस तरह से पेसमेकर हृदय के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, ठीक इसी तरीके से वेगल नर्व सिमुलेटर व्यक्ति के अंदर दौरों को नियंत्रित करने में मदद करता है। छोटे बच्चों के अंदर इसको कंट्रोल करने के लिए कीटोजेनिक डाइट सजेस्ट की जाती है, जिसके अंदर अधिक वसा, अधिक प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को नियंत्रित करके रखा जाता है और इस तरह के आहार की सलाह दी जाती है। कहते हैं प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, इसीलिए हमारा हमेशा ध्यान रहना चाहिए किसी भी बीमारी की रोकथाम पे। तो यहाँ पर सावधानियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से मस्तिष्क पे आघात ना हो सके, किसी भी तरह के सर के ऊपर चोट ना लगे और उससे हम अपना बचाव कर सकें, क्योंकि सर पे लगी हुई हर चोट बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है और ये एपिलेप्सी या किसी भी तरह के दौरे का कारण बन सकती है। तो मेरा ये सजेशन है कि जिन लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं या किसी भी तरह के दौरे आते हैं, उन लोगों को तो विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, लेकिन आम इंसान को भी इस मामले में सावधान रहना चाहिए और हमेशा कोशिश नहीं चाहिए कि ये मस्तिष्क जो हमारा सुपर कंट्रोल है, इसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। यही हमें प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए और अगर महिला के अंदर हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और इन्फेक्शन से हम उसको बचा सकें तो ये बच्चे के मस्तिष्क के ग्रोथ के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है और किसी भी तरीके की क्षति से उसको बचा सकता है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हाई इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए मेरा ये सजेशन रहता है
कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम किया जाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने फेफड़ों को और मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे और ऐसी घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। इसीलिए अपने आहार विहार का ध्यान रखें, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करें, फ्रेश एयर में रहें और अपने आप को सभी तरह के तनावों से बचा के रखें। चलिए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एनएलपी और हिप्नोथेरेपी इस बीमारी में हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। तो मैं कहूँगा हाँ, पूरी तरह से। आमतौर पर यह माना जाता है कि जिन व्यक्तियों को एपिलेप्सी या मिर्गी की समस्या है या किसी तरह के सीजर्स आते हैं, उन लोगों के लिए हिप्नोथेरेपी का प्रयोग या हिप्नोसिस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और ये बात कुछ हद तक ठीक भी है। अगर उसके पीछे कारण ब्रेन स्ट्रोक है या किसी फिजिकल डिसऑर्डर के कारण, किसी फिजिकल इश्यूज के कारण ये बीमारी उनके अंदर आई है, तो निश्चित रूप से हमें गुरेज करना चाहिए कि हम हिप्नोथेरेपी का प्रयोग ना करें। लेकिन मैंने अपने हीलिंग करियर के दौरान ऐसे बहुत सारे लोगों को सीजर्स से, एपिलेप्सी, मिर्गी और दौरों से पूरी तरीके से ठीक होते हुए देखा है या उसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा कम होते हुए देखा है। क्योंकि कई बार इस बीमारी के पीछे छुपे हुए कई कारण होते हैं। अगर एक अच्छा इंटेलिजेंट थेरेपिस्ट है और वो जान पाता है कि किन कारणों से ये बीमारी उनके अंदर आई है, कब से इस बीमारी की शुरुआत हुई है, तो इसको पूरी तरीके से हील किया जा सकता है, पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। लोगों में कई तरह के डर होते हैं, फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं और उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस में कई तरह की बैड मेमोरीज होती हैं। ये सभी चीजें उनकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करती रहती हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली वो इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं। उनको नींद की समस्याएं होने लग जाती हैं, नींद आना बंद हो जाती है, हमेशा वो तनाव में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे ये मिर्गी या किसी तरह के सीजर्स में परिवर्तित हो जाती है। तो मैं ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई इंटेलिजेंस थेरेपिस्ट है तो वो सही कारणों को जानते हुए और ये जानते हुए कि बीमारी उनकी ज़िंदगी में कब से शुरू हुई है और इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से अगर हम कारणों को ठीक कर दें तो निश्चित रूप से इस बीमारी को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। जैसे कई लोगों के केस में एक्सीडेंट से ये बीमारी शुरू होती है, कुछ लोगों के केस में किसी बीमारी के होने से, बुखार के होने से होती है, कभी कभी किसी के लाइफ में किसी डर के आ जाने से हो जाती है। तो अगर हम उनको इमोशनली बैलेंस कर देते हैं तो इस बीमारी को या तो पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है या इसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा घटाया जा सकता है। यहाँ पर विशेष रूप से मैं आपसे कुछ 2 टेक्निक्स के बारे में बात करना चाहूँगा एनएलपी की। एक है रीफ्रेमिंग। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंटेलिजेंट होता है और इसको हमारे शरीर के बारे में सब कुछ पता होता है, हम जब से पैदा हुए हैं वहाँ से लेकर आज तक, क्योंकि यही तो वो पार्ट है हमारी बॉडी का जो हमेशा हमें स्वस्थ रहने में, हमारे सभी कामों को करने में हमें मदद करता है। अब आप देखिए कि हमारे अंदर हमेशा अनेकों तरह की दवाइयाँ बनाता रहता है, एंटीबॉडीज़ बनाता रहता है जो हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से रोकथाम करता है। इस दिमाग को बहुत कुछ पता है, इसे ये भी पता है कि बीमारी क्या है, इसे ये भी मालूम है कि उसका इलाज मस्तिष्क के किस हिस्से से कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको प्रयोग करके, जैसे कि रीफ्रेमिंग, स्वेश और अदर हीलिंग मोडेलिटीज, यहाँ तक कि फास्ट फोबिया का प्रयोग करके भी हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और व्यक्ति बहुत ही जल्दी अपने आप को ठीक होता हुआ देख पाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल लगी होगी, आपको हमारे वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। और हाँ, अगर आप कमेंट करके बताना चाहते हैं कि हम और किन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाएं तो कमेंट करके हमें बताएं। खुश रहें, एंजॉय करते रहें, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।